हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग मैथ की जगह अरेंजमेंट ले रहे हैं। तो हम अपना जो शेष बचा हुआ टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं जब जनता बगावत करती है। तो 1857 की क्रांति और उसका जो सारांश है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमने नवाबों की सत्ता छीनती हुई देखी, 84 नियमों की एक जो आपकी सूची थी उसको पढ़ लिया, दोनों स्रोतों को हमने देखा और सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी एक बार पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से मेरठ तक, दिल्ली से मेरठ तक की क्या स्थिति है ये हम आपको देखते हैं और ये हम आपका बात करेंगे। ठीक है, 18 अप्रैल सॉरी 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। किस पर? मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के पर हमला करने के कारण क्या कर दिया गया, उसको फांसी पर लटका दिया गया। क्या किया है उसने? अपने अफसरों पर हमला किया है और इसी वजह से उसको फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में कुछ सिपाही नए कास्तूर के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कास्तूरों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अफसरों की हुक्म ना मानने पर 10-10 साल की सजा दी गई। 9 मई 1857 की बात है। कह रहे सबसे पहले शुरुआत, अगर आप देखो कि ये विद्रोह का जो बिगुल बजा, आप कह सकते जो शुरुआत हुई, सबसे पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से अपने जो युवा सिपाही हैं उन पर हमला कर दिया, उन्होंने वहां गोली चला दी, जिसके कारण मंगल पांडे को आपका क्या कर दिया गया, आपका उनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक, और सबसे बड़ी बात थी वो कास्तूर जो होते हैं अभ्यास करने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज फैली हुई थी कि कास्तूरों में सुअर और गाय की लर्बी, जो गाय की चर्बी जो है उसके लेप है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा था। ठीक, मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। अब ऐसा ही कुछ कहां हुआ, मेरठ में, और मेरठ में ये प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, वहां पर बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। उन्हें अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतें व संपत्ति में आग के हवाले कर दी। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजी शासन को खत्म करने के पर आदम थे। उनका क्या था कि कुछ भी हो जाए, हम पूरे देश में ये जो सिपाही जो विद्रोह फैला हुआ है इसको हम खत्म करके छोड़ेंगे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। अब तुमने अंग्रेजी शासन को हटा दिया तो कोई तो होगा जो उसके बाद देश का शासन चलाएगा, जो नीति बनाएगा, जो नियम बनाएगा, वो कौन है। ठीक, ये हमको देखना था। तो कौन चलाएगा? सिपाही ने इसका जवाब ढूंढने के लिए वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे कि क्या करेंगे हम, वापस जो हमारा बादशाह है, जो हमारा रहनुमा है, उसे हम क्या बनाएंगे, अपना वापस बादशाह बना लेंगे। और इसी की फिराक में वो कहां पहुंच गए, आपका दिल्ली पहुंचा। देखिए, अब देखिए, मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घुड़सवार होकर अंधेरे की तरफ दिल्ली पहुंची। जैसे ही आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ी ने बगावत कर दी
यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए और दिल्ली के सिपाहियों ने हथियार गोला बंद बारूद को कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। और विजय सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए, बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत में दो दो हाथ करने को तैयार ना था और राजा को डर लग रहा था बादशाह को कहीं ऐसा ना हो कभी ये खाली बस तोप पे चढ़ा दें और काम हो जाए, तो वो बेचारा आने को तैयार ना था। देख लिया, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। क्या कर दिया? जो बहादुर शाह जफर था उसको अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाही की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने क्या कहा कि भाई अब अंग्रेजी शासन आपका समाप्त होने जा रहा है, अब कौन आएगा शासन में आपका? तो शासन में आएंगे अब वापस भारत का पुराना शासन बहाल होगा। उस शासन को चलाएगा कौन? तो उनके सामने ऑप्शन था, या तो हम चलाएं। बोले हम तो चला नहीं सकते, हम सिपाही हैं। तो क्या करेंगे? बोले जो हमारा बादशाह है, हम बादशाह को बोलते हैं कि बादशाह सलामत आप ही शासन चलाओ। तो बादशाह सलामत को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी और वो लोग दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों में एक संघ बनाने का आह्वान किया कि भैया सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एक संघ बना लो और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। बहादुर शाह एकमात्र कदम गहरे परिमाण के सामने आया और एक ऐसा कदम उसके सामने आया। अंग्रेज से पहले देश में एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। आप देखते हैं 1707 में जब आपकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन होता है और फर्रुखसियर के समय तक आता कि ये साम्राज्य बहुत बड़े रूप में विघटित हो जाता है, फर्रुखसियर के टाइम तक। अब देखिए, छोटे शासकों और आपके रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों पे शासन चलाते थे। छोटे छोटे जो आपके रजवाड़े थे, जो आपके शासन थे, वो क्या करते थे, उन्हीं के नाम पर ये क्या करते थे, अपना शासन अपने क्षेत्रों में ये सारी चीजों में आपके चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत होकर बहुत सारे शासक को लगता था कि अगर मुगल बादशाह द्वारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य द्वारा अपने इलाकों का बेफिक्र चलाएंगे। अब उन्हें ये डर था कि ठीक है तुमने कह तो दिया, लेकिन समस्या की बात यह है कहीं ऐसा मुगल बादशाह बन जाए और पहली वाले भी नीति अपना ले तो हमारा राज्य तो आपका चला ही जाएगा। तो सब लोग अपने आप को सोचने में लग रहे थे, क्योंकि इस समय देश की कल्पना थी नहीं। देश क्या था, जिस प्रकार जो हम चला रहे हैं वो ही सब कुछ था। क्लियर है? अगर हम किसी क्षेत्र पर राज कर रहे हैं तो वही हमारा देश, वही हमारा राज्य था। भारत जैसी कोई कल्पना थी नहीं इतनी, ये तो बाद में गढ़ा जाएगा। ठीक, हम अपने अपने क्षेत्र को राष्ट्र मान रहे हैं। ठीक, और वही कह रहे हैं कि हम हमारा राज्य है, वही कह रहे हैं हमारा स्वराष्ट्र है, उसी की बात कर रहे हैं। देख लिया? अब देखिए, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कास्तूरों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल समय के साथ शांत हो जाएगी। भाई जो कास्तूरों के साथ जो चीजें उठी हैं वो समय के साथ शांत हो जाएंगे, इतना बड़ा कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दिया तो रातों रात बदल गई। अब स्थिति कैसी होगी? बदल गई। बहादुर शाह जफर का समर्थन आते ही अब ये ज्वालामुखी एक चिंगारी थी और ये ब्लास्ट के रूप में बदल गई कि इस क्रांति में बादशाह भी आपको खुद पड़े हैं। जब लोगों को रातों रात रास्ता दिखाई लगा, उन्होंने उत्साह और साहस बढ़ाया, इससे आगे बढ़ने की हिम्मत और उम्मीद मिली। कैसी मिली? हिम्मत और उम्मीद मिली। जब बादशाह की एंट्री हो चुकी है तो सब लोग जो निसंकोच थे वो भी अब आप इसमें कूदने लगे कि जब बादशाह इन्वॉल्व है तो हमको क्यों ना होना चाहिए। चलिए, बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही था।
लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट सिपाही ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ों के साथ साथ देने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनकी देखा-देख कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पे चलने लगे। ठीक, वे स्थानीय नेता, जमींदार और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। लोग अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। लोहा मतलब, अब लोहे का मतलब वही नहीं कि बाबू लोहा खरीदे, यानी कि उनसे लड़ने के लिए, उनके साथ टकराव करने के लिए वो लोग रेडी थे। ठीक, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब, और आपको पता है नाना साहेब कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, वहां रहा करते थे, पेंशन भोगी हो गए थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। यानी कि उन्होंने क्या ऐलान किया कि हमारा बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर, और उसका मैं क्या हूं? गवर्नर हूं। गवर्नर होता है उस समय प्रांत को, आपका सूबे को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा हेड होती थी, जो इकाई थी जो उसको मॉनिटरिंग करती थी, उसको बोलते थे गवर्नर। लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादिर को नया नवाब बनाया गया। बिरजिस कादिर, वाजिद अली शाह अवध यानी कि आपका लखनऊ के नवाब थे। हजरत महल इनकी बीवी थी और बिरजिस कादिर जो था उनका लड़का था। उसको वापस क्या कर दिया गया? आपका नवाब घोषित किया। और आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के आपका राज्य हड़प नीति के तहत अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर, यानी कि शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए इसको अंग्रेजों को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहिए, इसी के आधार पर किया गया। और बिरजिस कादिर को ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उन्होंने कह दिया कि हमारे बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर। मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। कौन मिली? रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिला। नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। सबसे मजबूत किरदार अगर मुझे कोई क्रांति में लगता है तो नाना के साथ, मतलब तात्या टोपे लगता है। नाना साहब के जो वो थे सेनापति। अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी, राजगढ़ राजी की जनजाति की वो थी महारानी अवंतीबाई लोधी, ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन के राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। उनका राज्य भी अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था। तो ये सारी चीजें, ये सारे प्लानिंग इस तरीके से हुई। तो बगावत कैसे फैली एक बार देखिए। ये थे नाना साहब, क्लियर है, और आप पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा, ठीक, कि ये बाप के दत्तक पुत्र थे। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। पेशवा बाजीराव के ये दत्तक पुत्र थे। हो गया? आया समझ? तो एक बार देख लीजिए कैसे क्रांति उफनी है, कैसे मेरठ तक ये फैली है, कैसे पूरे देश में फैल गई, फैलने का कारण क्या था, किस तरह से शासन था, देख लिया। चलिए, बहादुर शाह जफर की कहानी को पढ़ लिया, क्या स्थिति थी। चलिए, हो गया। बगावत कैसे फैली ये आपने देख लिया। आप देखिए, विद्रोही टुकड़ी के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है और लोगों को विद्रोह में कूद
का गहरा आत्मविश्वास मिल गया कि जो हम कूद रहे हैं बिल्कुल सही है। खास तौर पर अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइल्स ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और उसमें अंग्रेजों के मध्य भय को व्यक्त किया। लोग हमारे विरोध का संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं और एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमीन भी हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है। कह रहे जो बाप के जमींदार हैं वो भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसा अंग्रेजों ने अपने मैसेज अपने टेलीग्राम में भिजवाया। जो तार होते थे उसी को टेलीग्राम बोलते थे। ठीक, और क्यों ना भिजवाते, क्योंकि शासन इसी आधार पर था। तो धीरे धीरे करके एक एक क्षेत्र उनके हाथ से जा रहा था, छूट रहा था, और आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हमने आपका जो क्रांति का आपका उद्घोष था उसको हमने देखा, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें थी इसमें इंपॉर्टेंट, उन सभी को हमने आपका देख लिया। और क्रांति के स्वरूप में थी, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ चरण पहुंची, क्या उसके राजनीतिक आपके पहलू थे, इन सबको देख लिया। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।